हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीटेक कंपटीशन में। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई पे पूरी तरह से फोकस कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग आरआरबी जेईई में जियोग्राफी की क्लासेस ले रहे हैं जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत, और अब तक हम लोगों ने इसके अंतर्गत 14 क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं। आज उसी सीरीज का हमारी अगली क्लास है जो है 15वीं क्लास। इसके अंतर्गत आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज एक नया टॉपिक क्या हमारा। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे भारत की वनस्पतियां क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कहाँ कौन सी वनस्पति पाई जाती है और उनकी विशेषता क्या होती है। ये सारी चीजें आज हम विस्तार पूर्वक देखेंगे और मैप के थ्रू भी आप लोगों को एकदम डिटेल से समझाएंगे, दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। वेजिटेशन ऑफ INDIA, इंडिया। तो देखते हैं ये क्या होता है, वनस्पतियां होती क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं वनस्पतियों के बारे में क्या कहते हैं इनको। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। तो इसके अंतर्गत हमको क्या देखना है, वनस्पतियां। वनस्पतियां होती क्या हैं पहले वो देख लेते हैं। उसकी परिभाषा के तौर पे एक लाइन लिख लेते हैं। वनस्पतियां कहते किसको हैं, तो क्या होगा, वनस्पतियां इसके आधार पर देखें तो किसी क्षेत्र विशेष में, कोई एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधों के समूह को वनस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं, वनस्पति कहते हैं। किसको कहते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक रूप से, यानी कि जो प्रकृति के द्वारा उगे हुए पेड़ पौधे हैं, प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधों के समूह को, किसको, पेड़ पौधे के समूह को, जो सामूहिक रूप में होंगे, यानी कि काफी सारे एक ही जगह पे होंगे, पेड़ पौधों के समूह को क्या कहते हैं, वनस्पति कहते हैं। वनस्पति कहते हैं। समझ गए आप लोग। ये हो गई हमारी वनस्पति की परिभाषा। क्या कहते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधों के समूह को वनस्पति कहते हैं। जी सर, अब देखते हैं इसमें ये होते कितने प्रकार के हैं। भारत में आपको पता है कि कौन सी जलवायु पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु। ये कहां से कहां तक होती है, कर्क रेखा से मकर रेखा तक, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। कौन सा कटिबंध होता है, उष्णकटिबंध। जहां की जलवायु भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। आपको पता है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, जो भारत को मुख्य रूप से दो भागों में बांटती है। तो आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर निचला भाग तो चलिए मान लिया उष्णकटिबंधीय है, ऊपर वाला भाग कैसा है। तो ज्यादातर भाग हमारा उष्णकटिबंधीय भाग है ना। तो उसको क्या मान लेते हैं, पूरे भारत का जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय है।
तो भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय है। भारत की जलवायु, जब आपको जलवायु पढ़ाया गया था तो बताया गया था उष्ण कटिबंधीय है। उष्ण कटिबंधीय प्रकार की है। ठीक है, आप लोग समझ गए? ओके सर। तो अब देखते हैं ये कितने प्रकार की इसके अंतर्गत जलवायु वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। वो वनस्पतियां हैं कौन कौन सी, ये चीज थोड़ा देख लेते हैं। क्या देखना है? भारत में मुख्य रूप से 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत में मुख्य रूप से 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। वनस्पतियां समझ गए आप लोग? तो अब देख लेते हैं कौन कौन सी वनस्पतियां हैं वो वाली जो भारत में पाई जाती हैं। तो आते हैं पहले वनस्पति पे। तो पहली वनस्पति जो है हमारी वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कौन से? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार। ओके सर। अगर इसकी इंग्लिश देखें तो इंग्लिश होगी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्या होगा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड वाले में 2 प्रकार की जलवायु वो वनस्पति पाई जाती है। सेकंड में है हमारी जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, डिसिडुअस वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसमें क्या होगा? इंग्लिश इसमें जो होगी वो होगी ट्रॉपिकल डिसिडुअस वन फॉरेस्ट। डिसिडुअस फॉरेस्ट। इसमें 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन कौन से वन हैं देख लेते हैं। इसमें जो पहला वन है आपका आर्द्र पर्णपाती। कौन सा? आर्द्र पर्णपाती, यानी कि ये वाले वन पूरी तरह से अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। कुछ पत्तियां रह जाएंगी जो कि पीली होंगी और हल्की हरी होंगी, पूरी तरह से नहीं गिराती है पत्तियां। तो क्या होगा इसकी इंग्लिश? मोस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट। और जो दूसरा है इसका, दूसरा हो जाएगा शुष्क पर्णपाती। कौन सा? शुष्क पर्णपाती वन। इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? ड्राई डिसिडुअस वन, डिसिडुअस फॉरेस्ट। पहला हमारा हो गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा हो गया उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन के 2 भाग होते हैं, एक शुष्क हो गया, एक आर्द्र हो गया। जी सर। अब तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे जो हमारा वन पाया जाएगा वो पाया जाएगा कटीले वन व झाड़ियां होंगी। कटीले वन
व झाड़ियां। इसकी इंग्लिश जो होगी थॉर्न फॉरेस्ट एंड जो होगा स्क्रब्स। और जो चौथा आएगा हमारा, चौथा नंबर का जो वनस्पति होगी वो होगी पर्वतीय वन। आपका जो उत्तर भारत वाला क्षेत्र है ना, जहां पे हिमालय पर्वत की श्रृंखला पाई जाती है, वही क्षेत्र होगा आपका पर्वतीय वन। उसको क्या कहेंगे? माउंटेन फॉरेस्ट। जो हमारा लास्ट आएगा 5वें नंबर का, वो होगा हमारा सुंदरवन वाला एरिया, यानी कि मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन को एक और वन कहा जाता है, ज्वारी वन। 5वां नंबर क्या होगा? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन। सेकेंड नाम इसका ज्वारी वन। ज्वारी वन। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश में इसको मैंग्रोव बोल सकते हैं या मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये हमारे 5 फॉरेस्ट हो गए। कौन कौन से वनस्पति कहाँ पे पाई जाती है अभी विस्तार पूर्वक इसको देखेंगे। तो 5 वन कौन कौन से हो गए? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जिसके अंतर्गत 2 आते हैं, आर्द्र एवं शुष्क वन। तीसरे नंबर का हो गया कटीले वन व झाड़ियां हो गई। चौथा जो हो गया हमारा पर्वतीय वन हो गया, और 5वां जो हो गया हमारा मैंग्रोव वन हो गया। जी सर, समझ गए। अब थोड़ा इसको विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कौन सा है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देख लेते हैं क्या कहते हैं इसको, थोड़ा विस्तार पूर्वक जानते हैं। क्या होगा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये हमारा पहला टॉपिक हो गया। इसके अंतर्गत कुछ मुख्य बातें जो जाननी जरूरी है इसके बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके सर, तो देखते हैं पहली पॉइंट को। जो आपका 200 सेंटीमीटर वाली वर्षा क्षेत्र है, कहाँ पे है? जो आपका दक्षिणी भारत वाला केरल कर्नाटक वाला एरिया है, जो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। क्यों होती है? यहाँ से जाते हुए मानसून से भी वर्षा होती है और आते हुए मानसून से भी वर्षा होती है। आपका नदियां जब आपको पढ़ाया गया था प्रायद्वीपीय नदियां, तो उसमें कावेरी नदी का जिक्र हुआ है, जिसके अंतर्गत देखा गया था कि इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे उत्तर भारत की गंगा में हमेशा जल बना रहता है, उसी प्रकार कावेरी नदी पे भी 12 महीने बराबर जल बना रहता है। उसका कारण क्या है? आते जाते हुए मानसून से, मतलब कि जाते हुए मानसून से और लौटते हुए मानसून से, दोनों मानसून से उस पर वर्षा होती है, जिसके कारण उस पर जल का स्रोत बना रहता है। तो कहां पे पाए जाएंगे जी? 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में। वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाएंगे। 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसकी अवस्थिति कहाँ पे है? इसकी उपस्थिति यानी कि कहाँ पाए जाएंगे ये वन, देख लेते हैं थोड़ा। तो उपस्थिति देखते हैं। इसकी उपस्थिति जो है आपकी, ये होगी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कहाँ पे है? आपको अच्छे से पता है, जब नदियां पढ़ा रहे थे तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट बताया गया था। पूर्वी घाट जो है आपका बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, तरफ पड़ता है, और जो पश्चिमी घाट है अरब सागर की तरफ पड़ता है। पश्चिमी घाट जिसको क्या कहते हैं? सह्याद्री भी कहते हैं। सह्याद्री भी कहते हैं। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है हमारा लक्षद्वीप वाला। जो दूसरा स्थान है लक्षद्वीप, जो जिसपे कितने द्वीप पाए जाते हैं? मुख्य रूप से लगभग 36 छोटे बड़े द्वीप पाए जाते हैं। उसके बाद हमारा अंडमान निकोबार। अंडमान व निकोबार।
आदि क्षेत्रों में ये वन पाए जाएंगे। जी सर, आपको थोड़ा मैप के थ्रू दिखा देते हैं। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत हो गया, देख रहे हैं आप। प्रायद्वीपीय भारत में जो ये वाला एरिया है इसको क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट को अगर हम एरिया के हिसाब से बांटे तो ऊपरी भाग क्या कहलाएगा? हमारा उत्तरी सह्याद्री कहलाएगा। जो बीच वाला होगा उसको मध्य सह्याद्री, और जो सबसे नीचे होगा उसको दक्षिणी सह्याद्री कहेंगे। ठीक है जी सर, समझ गए। तो आपको ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे पाए जाएंगे आपके लक्षद्वीप, और ये हो जाएगा हमारा अंडमान निकोबार वाला एरिया। ठीक है जी सर, दिख गया पूरी चीजें आपको स्पष्ट तरीके से। तो अगला पॉइंट जो होगा, इसको उत्तरी सह्याद्री में इस वन को क्या कहा जाता है? उत्तरी सह्याद्री में इसे सोलास वन कहा जाता है। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ना, उनको उत्तरी सह्याद्री, यानी कि इस वाले भाग पे ऊपर की तरफ भाग है, जो ऊपरी भाग है, इसको इस वाले एरिया में क्या कहेंगे? सोलास वन में इसे क्या कहा जाता है? सोलास वन। सोलास वन कहा जाता है। सोलास वन कहते हैं। ठीक जी सर, इसमें जो पेड़ पाए जाते हैं, कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं इसमें जो है आपकी महोगनी हो गई, याबनूस हो गई, रबड़ हो गई, और हो गए आपका सिनकोना हो गया। ये वन, इस पे वृक्ष पाए जाते हैं। कौन कौन से वृक्ष? प्रमुख वृक्ष, इसमें प्रमुख वृक्ष जो पाए जाएंगे वो होगा महोगनी, महोगनी हो गई, आबनूस, रबड़, रबड़ के वृक्ष, सिनकोना आदि, और भी पाए जाते हैं। बांस हो गया आपका, जारुल हो गया, ये सारे वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से ये जरूरी हैं, ये यही है। ओके सर, लेकिन एक विशेषता और है इन वृक्षों की। एक विशेषता जो है ये है कि इनकी ऊंचाई जो होती है ना, 60 मीटर से अधिक होती है। कितनी होती है? इनकी ऊंचाई 60 मीटर होती है। इन वृक्षों की ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 60 मीटर, लगभग 60 मीटर होती है। कौन से वृक्ष? महोगनी, याबनूस, रबर और सिनकोना के। जी सर, अब जो इसमें दो वृक्ष हैं, रबर और सिनकोना, इनकी प्रमुख मुख्य रूप से इनकी उपस्थिति कहाँ पे है? आपका जो दक्षिणी सह्याद्री यानी कि केरल वाला भाग है, ये वाला भाग, यहाँ पे, और अंडमान निकोबार वाले एरिया पे इनकी क्या पाई जाएगी? उपस्थिति अधिक रहेगी। कहाँ कहाँ पे? रबर व सिनकोना की, रबर व सिनकोना। सिनकोना मुख्य रूप से, सिनकोना की अधिकता कहाँ पे है? दक्षिणी सह्याद्री में, मुख्यतः दक्षिणी सह्याद्री, व अंडमान निकोबार, जो ये वाला एरिया है, यहां पर इसकी उपस्थिति अधिक पाई जाएगी। व अंडमान व निकोबार अधिकतम मुख्यतः दक्षिणी सह्याद्री व अंडमान निकोबार में होगी।
में होती है। जो आपका अंडमान निकोबार वाला एरिया है ना, वहां पे इन वनों का प्रतिशत या एरिया देखिए ना तो 95%। सर्वाधिक वन ये वन कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में इनकी उपस्थिति कितनी है? अंडमान व निकोबार में सर्वाधिक 95% भाग पर ये वन मिलते हैं। समझ गए आप लोग? इसकी विशेषता क्या क्या है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं ना, वो कहाँ पाए जाते हैं सर्वाधिक? मतलब कि 95% अंडमान निकोबार वाला जो एरिया है ना, 95% वहां पे ये पाए जाते हैं। उसके बाद रबड़ व सिनकोना सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी सह्याद्री और अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में। इनकी ऊंचाई कितनी होती है? 60 मीटर या उससे अधिक होती है। जी सर, समझ गए। प्रमुख वृक्ष महोगनी, याबनुस, रबड़ व सिनकोना होती है। हाँ, इनकी लकड़ी जो होती है ना, उसमें अधिक कठोरता पाई जाती है। इसकी लकड़ियां जो हैं अधिक कठोर होती हैं। क्या होती हैं? ये कठोर लकड़ी वाले वृक्ष होते हैं। ये कठोर लकड़ी वाले वृक्ष होते हैं। समझ गए आप लोग? क्या होते हैं ये? कठोर लकड़ी, मतलब इनकी लकड़ी जो होती है ना कठोर होती है। जी सर, सारी चीजें किसके बारे में हो गई आपकी? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में हो गई। तो ये वाला एरिया आपका कौन सा हो गया? ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाला फॉरेस्ट हो गया पूरा। कौन सा भाग है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री भी कहते हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं अगले स्लाइड पे। दूसरे नंबर का क्या है हमारा? दूसरे नंबर का क्या है? जो आर्द्र उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उनको क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उसके अंतर्गत दो टॉपिक आते हैं। तो दूसरे नंबर का हमारा है ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। इसके अंतर्गत जो हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे अपना, कौन सा होगा? फॉरेस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट। ये हमारा पहला टॉपिक होगा। किसके अंतर्गत? पर्णपाती वन के अंतर्गत जो हम पहला पार्ट पढ़ेंगे वो होगा हमारा आर्द्र पर्णपाती वन। हिंदी पीछे सबकी लिखी हुई है। ओके, तो आप अगर इंग्लिश भी लेके चलेंगे साथ में ना, तो आप लोगों को ज्यादा आसानी होगी चीजों को समझने में और बोलने में भी। कल को कोई आपका क्लासमेट हुआ, मित्र हुआ, आप उससे हिंदी में बोल रहे हैं और उसको हिंदी समझ में नहीं आ रही, तो अगर आप उस इंग्लिश जानते रहेंगे तो इंग्लिश आराम से उसको बताएंगे और समझ भी जाएगा वो। तो क्या होगा हमारा पहला टॉपिक, पहला पॉइंट जो होगा इसका होगा कि आपको पता है जो सदाबहार वन थे वो कितने वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते थे? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। ठीक, तो ये वाले वन जो होंगे ना, ये वाले पाए जाएंगे 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में। किसमें? 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाएंगे। जी सर, समझ गए। दूसरा पॉइंट जो होगा हमारा, दूसरा पॉइंट जो होगा इनका मुख्य क्षेत्र, मतलब कि उपस्थिति इनकी जो है, ये देख लेते हैं। जो आपका
अभी पश्चिमी घाट आपको देखे ना, तो पश्चिमी घाट का जो देख लेते हैं मैप के थ्रू, इससे आपको ज़्यादा आसानी होगी चीज़ों को समझने में। ये हो गया हमारा भारत देश, ये वाला एरिया थोड़ा ज़्यादा दब गया है। कौन भारत देश हो गया, पूरी तरह से अच्छा नहीं बना है जानते हैं, लेकिन फिर भी समझने लायक हो गया है। ये आपका क्या था, पश्चिमी घाट था। ये वाला एरिया कौन सा था, पश्चिमी घाट था। तो पश्चिमी घाट की किस तरफ, पूरब की तरफ, यानी कि ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो होगा आपका आर्द्र पर्णपाती वन वाला होगा। और इसके बाद जो आपका शिवालिक श्रेणी आपको पता है ना कहाँ से है, ये वाली आपकी शिवालिक श्रेणी है। इसमें दो क्षेत्र पाए जाते हैं, एक भावर क्षेत्र यानी कि जिसमें कंकड़ पत्थर पाए जाते थे, जिसमें नदियां क्या हो जाती थी, विलीन हो जाती थी। शिवालिक श्रेणी के नीचे क्या पाया जाता था, जब आपको मैदान उत्तरी मैदान पढ़ा रहे थे तो आपको बताया गया था ये चीज कि भावर प्रदेश जो होता है ना, वहां पे आकर के मिट्टी नदियां जो होती हैं विलीन हो जाती हैं। और यहाँ पे है आपका तराई क्षेत्र, जहां पे जाकर के नदियां दोबारा मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। ओके सर, तो कहाँ पे इनकी उपस्थिति, पश्चिमी सह्याद्री के पूर्वी ढाल पर, पश्चिमी सह्याद्री के पूर्वी ढाल पर। आप इधर की तरफ जाएंगे तो पूरा भी है ना, जी सर, पूर्वी ढाल, दूसरा शिवालिक के नीचे भाबर व तराई क्षेत्र में। भाबर व तराई क्षेत्र में कहाँ पे है, आप देख रहे हैं मैप पे, ये हो गया आपका पश्चिमी सह्याद्री, उसकी पूरब की तरफ जाएंगे तो पूर्वी ढाल पे, और वो शिवालिक वाला एरिया हो गया जहाँ पे भाबर और तराई क्षेत्र में इनकी उपस्थिति होती है। इसमें जो प्रमुख वृक्ष होते हैं ना, आप जानते हैं आम, महुआ, ये सब चीजें आपने देख रखी होंगी अपने एरिया पे। अब यहाँ से हर जगह पे है क्योंकि ये उत्तरी भाग है। कौन कौन से वृक्ष, प्रमुख वृक्ष जो हैं आपके, वो है आम, महुआ और शीशम, बांस आदि, बांस आदि। कौन कौन से वृक्ष हो गए, आम, महुआ, शीशम, बांस आदि। और भी काफी सारे वृक्ष होते हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से इनका अधिक उपयोग है। आर्थिक दृष्टि से क्यों सर, सागवान जैसा हो गया, सागवान भी इसी का भाग है, लिख देते हैं यहाँ पे सागौन आदि, जिससे अब आपको समझ में आ जाएगा कि आर्थिक दृष्टि से इनका अधिक उपयोग है। क्यों है, क्योंकि आपके फर्नीचर जो बनते हैं किससे बनते हैं, इससे बनते हैं। इसमें एक और वृक्ष आता है सखुआ, सखुआ वाला जो वृक्ष होता है ना, उससे आपके रेलवे स्लीपर के जो कोच होते हैं ना, स्लीपर वाले कोच इसी लकड़ी से बनते हैं। आप जानते हैं फर्नीचर, दरवाजा जो हो गया, टेबल कुर्सी हो गई, वो शीशम से भी बनते हैं, महुआ से भी बनते हैं और सागवान से भी बनते हैं। तो आर्थिक दृष्टि से इनका अधिक उपयोग है। किस दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से इनका अधिक उपयोग है। ओके सर, और जिसका लास्ट पॉइंट देखते हैं, तो जो सखुआ वाला वृक्ष होता है आपका ना, क्या होता है, उससे रेलवे स्लीपर के कोच बनाए जाते हैं। सखुआ से
सखुआ वृक्ष लिख देते हैं क्योंकि वहां पे एग्जाम्पल उसका दिया नहीं गया है। तो सखुआ वृक्ष से रेल के स्लीपर कोच बनाए जाते हैं। बनाए जाते हैं। आप लोग समझ गए सारी चीजें। इसके अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसकी, पाई जाती हैं 100 से 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में, और जो इनकी उपस्थिति है कहाँ पे, पश्चिमी सह्याद्री के पूर्वी ढाल पे है, और शिवालिक श्रेणी के जो निचला भाग है भावर और तराई क्षेत्र, वहां पे इनकी उपस्थिति पाई जाती है इन वनों की। आर्थिक दृष्टि से इनका अधिक उपयोग होता है क्योंकि इसमें पाए जाते हैं सागवान, महुआ, शीशम, आम और सखुआ, ये सारी लकड़ियां इसमें पाई जाती हैं। और सखुआ वृक्ष में जो है रेल के स्लीपर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? रेल के स्लीपर बनाए जाते हैं। आपके रेलवे का एग्जाम है तो शायद है पूछे, पूरी तरह से नहीं कह सकते पर शायद है पूछे, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ओके, अब देखते हैं अपना अगला पॉइंट क्या है। ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट, बी नंबर में क्या है? ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट, यानी कि शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन जो होते हैं, आपने देखा सदाबहार वन कहाँ पाए जाते थे? 200 सेंटीमीटर में। आर्द्र वन कहाँ पे पाए जाते हैं? 100 से 200 सेंटीमीटर पे। अब जो ये वन पाए जाएंगे कहाँ पाए जाएंगे? 100 से नीचे पाए जाएंगे। तो इनकी उपस्थिति कहाँ पे होती है? 70 से 100 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्रों पर। वर्षा क्षेत्रों पर। ओके सर, इनके वृक्ष जो होते हैं ना बहुत अधिक ऊंचे नहीं होते। वृक्ष आप जानते हैं, बैर हो गया आपका, करौंदा जानते हैं, करौंदा हो गया, और जो मतलब झाड़ियां वाले वृक्ष होते हैं ना, जो जंगली एरिया पे होते हैं, वो वाले वृक्ष इसमें ज्यादा पाए जाएंगे। एक और वृक्ष होता है, उसमें कांटे ही कांटे होते हैं, एकदम छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, और जब फल आता है तो ग्रीन कलर का रहता है, लेकिन जब पक जाता है तो ब्लैक कलर का आता है। बहुत टेस्टी रहता है खाने में। जो जंगली एरिया में पाए जाते हैं ये सारी चीज। जो पहाड़ी एरिया है, मतलब कि जैसे गांव देहात के जो जंगल हो गए, वो उस वाले क्षेत्र में इस वन की अधिकता पाई जाती है। 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों पर। वृक्षों में अधिक ऊंचाई नहीं पाई जाती। वृक्षों में ऊंचाई का अभाव रहता है। ऊंचाई का अभाव। आप जंगली वृक्ष देखें, वो जंगली बेर, जंगली बेर का जो पेड़ होता है ना, कितना होता है? बहुत मैक्सिमम होता होगा कितना? 3 फीट 4 फीट का बस। तो क्या होगा इसमें? प्रमुख वृक्ष जो होंगे, इसमें प्रमुख वृक्ष जो पाए जाएंगे, जंगली बेर, जंगली बेर, करौंदा आदि। जो शुष्क पर्णपाती वन है ना, जब बसंत का ऋतु आता है, जब ये अपनी पत्तियां गिराते हैं ना, तो अगर आप लोग दूर से देखेंगे तो एकदम आपको समझ में आएगा एकदम सूखा हुआ पेड़ है, इसमें कुछ नहीं है, इसको जाके काट लेते हैं। लेकिन जब आप काटेंगे उसको तो अंदर से ग्रीन कलर का निकलेगा, यानी कि जिंदा पेड़ निकलेगा। ये क्या होते हैं? जो ये वाले एरिया होते हैं, यहाँ पे चराई की समस्या होती है। यहाँ पे जो पशु होते हैं तो अधिक चराई करते हैं, मतलब घासों को अधिक चरते हैं, तो इस वजह से इस जंगल का ज्यादा जल्दी विनाश होता है। इसकी मुख्य समस्या क्या है? इसकी प्रमुख समस्या इसकी अधिक चराई है। अधिक चराई है। ओके सर, अभी क्या बताया आपको? पत्तियां गिराने के बाद ये क्या हो जाते हैं? एकदम सूखे दिखाई देते हैं, परंतु जब वर्षा आती है और फिर उसके बाद जब इनमें नई पत्तियां आती हैं तो इनसे सुंदर कोई वृक्ष नहीं दिखता। बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखते हैं, हरे भरे एकदम से नई नई पत्तियां जब आती हैं। तो
इनको क्या कहेंगे, ये मानसून पर निर्भर होते हैं, क्योंकि आपको जानते हैं भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है और भारत की कृषि क्या है, मानसून का जुआ है। यानी कि अगर मानसून अच्छा रहा तो फसलोत्पादन बहुत अच्छा होगा, अगर मानसून नहीं आया तो किसी किसी क्षेत्र पे सूखा पड़ जाएगा। तो इनको क्या कहते हैं, मानसूनी वन कहते हैं। जंगली बेर में पानी कौन डालने जाता है भाई, कोई नहीं डालने जाता, जो वर्षा होती है उसी पे वो साल भर निर्भर रहते हैं। इनका प्रमुख क्षेत्र यही है, आपको बता दिए, जो पीछे आर्द्रपर्णपाती वन में जो बताया गया है वहीं वे ये पाए जाएंगे, यहाँ वहाँ वाले क्षेत्रों पे। तो अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरा टॉपिक क्या है हमारा, तीसरा वन जो था हमारा कौन सा था, तीसरा वन जो था वो था कटीले वन व झाड़ियाँ, जो आपके राजस्थान और पंजाब वाले क्षेत्र में अधिक पाए जाएंगे। तीसरे नंबर का क्या है, थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स, यानी कि कटीले वन व झाड़ियां। ये वन जो पाए जाएंगे आपके ना, ये वन मुख्यतः कहाँ पाए जाएंगे, राजस्थान वाले व पंजाब वाले एरिया में, जो थोड़ा सा गुजरात भी लगता है वहां पे भी। कहाँ पाए जाएंगे, पहले देख लेते वर्षा कितनी होती है। ये 70 सेंटीमीटर से कम वाले वर्षा क्षेत्रों पे, कम वर्षा क्षेत्रों वाले एरिया में पाए जाते हैं, 70 सेंटीमीटर से कम वाले वर्षा क्षेत्रों पर। ओके सर, उसके बाद इनकी उपस्थिति कहाँ पे है, आप जानते हैं जो गुजरात का कुछ भाग जो रेगिस्तान वाले एरिया पे आता है, राजस्थान का भाग वो भी रेगिस्तान है, और पंजाब का कुछ, पश्चिमी पंजाब का जो कुछ भाग है वो आता है आपका रेगिस्तानी एरिया। तो यहाँ पे ये सब पाए जाएंगे, क्योंकि रेगिस्तान है तो वर्षा अधिक होती नहीं है, तभी तो वो रेगिस्तान है, वर्षा अधिक नहीं होती इसी वजह से वो रेगिस्तान है। तो क्या होगा उपस्थिति यहाँ पे, गुजरात जो कच्छ वाला एरिया है, उसके बाद राजस्थान, फिर पंजाब आदि क्षेत्रों पर, पंजाब आदि में। समझ गए आप लोग, आपको अगर मैप के थ्रू दिखाया जाए चीजों को तो ये जो उत्तरी भारत का एरिया हो गया ना, यहाँ पे क्या है आपका पंजाब है, ये वाला पूरा एरिया राजस्थान है, और यहाँ पे पाया जाता है आपका गुजरात वाला एरिया। समझ गए आप लोग, ये राजस्थान है ये वाला एरिया, ये गुजरात का कुछ एरिया हो गया, और ये आपका पंजाब हो गया। ये सब कहाँ पे आते हैं, इस वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि कटीले वन व झाड़ियाँ के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो वनस्पतियां पाई जाएंगी, मतलब कि प्रमुख वृक्ष जो होंगे, आप देखें बबूल का पेड़ जिस पे कांटे होते हैं कहावत है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, तो वही बबूल है। ये कौन कौन से हैं, बबूल, खैर, नागफनी आदि इनके प्रमुख वृक्ष हैं। तो कहां पाए जाएंगे, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों पर पाए जाएंगे। उपस्थिति कहां पे, गुजरात, राजस्थान, पंजाब आदि के क्षेत्रों पर इनकी उपस्थिति अधिक होती है, और प्रमुख वृक्ष जो है बबूल, खैर, नागफनी आदि में। ओके, समझ गए आप लोग। उसके बाद हम अपने चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट थोड़ा बड़ा है, कहां पे है, उत्तरी भारत में। क्या कहेंगे उसको, चौथा पॉइंट माउंटेन फॉरेस्ट, यानी कि पर्वतीय वन, जो आपके
पर्वतीय वन कहाँ पाए जाएंगे? सर आपने बताया, अभी अभी बताया है कि ये पाए जाएंगे हमारे उत्तरी भारत वाले क्षेत्र पर, यानी कि शिवालिक श्रेणी से ऊपर, शिवालिक श्रेणी से लेकर के जो उत्तरी भाग है उसका ना, वहां पे पाए जाएंगे। भावर और तराई वाला क्षेत्र है जो उसके ऊपर, यानी कि ये वाला एरिया आपका, इसके ऊपर ये वन पाए जाएंगे। तो इनमें समस्या क्या है? ऊंचाई के साथ वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है और तापमान में भी गिरावट आती है। तो क्या होगा इसका? ऊंचाई के साथ वर्षा व तापमान में परिवर्तन होता है। तापमान में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। दूसरा पॉइंट, इनकी उपस्थिति जो होती है ना, शिवालिक श्रेणी से लेकर के उत्तरी भाग में होती है, यानी कि 1500 मीटर से लेकर के इसकी जो अधिकतम ऊंचाई है 4500 मीटर तक होती है। उसके बाद तो इनमें वृक्ष पाए ही नहीं जाते। इससे अधिक ऊंचाई पे जाएंगे तो वहां पे कोई वनस्पति नहीं है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। कहां से कहां तक है उपस्थिति? पंद्रह 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक। कहां तक? 1500 से लेकर 4500 मीटर तक इनकी उपस्थिति पाई जाएगी। जी सर। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन से वन आएंगे? आपके आएंगे पर्णपाती वन, क्योंकि शिवालिक श्रेणी में क्या पाई जाती है? जो तराई, भाबर और तराई वाला एरिया है उसमें क्या पाया जाएगा? आपका पर्णपाती वन। उसके बाद जो आप जाएंगे 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां पे आपको कोणधारी वन मिलेंगे, यानी कि मुलायम लकड़ियों के वन। यहाँ की लकड़ियां जो होती हैं, चीड़ हो गया, देवदार हो गया, ये सारी लकड़ियां क्या होती हैं? मुलायम होती हैं। अब फिर जब आप 3500 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे वहां पे आपको अल्पाइन वन मिलेंगे, जहां पे अल्पाइन चारागाह हैं और अखरोट हो गया और चिनार हो गया, ये सारे वृक्ष वहां पे अल्पाइन वन में पाए जाएंगे। तो देख लेते हैं पहले कौन कौन से। 1500 मीटर पर पर्णपाती वन। कौन से वन? पर्णपाती वन। आपको बताया गया था, महुआ, आम, शीशम, सागवान, ये सारे लकड़ियां कहाँ पाई जाएंगी? पर्णपाती वन में। ठीक है, अगर पर्णपाती का नाम आता है, जिक्र आता है, तो आपके दिमाग में वृक्षों की एग्जाम्पल आ जाने चाहिए। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सागवान हो गया, आम हो गया, शीशम हो गया, महुआ हो गया, ये सब इसको पढ़ ही रखे हैं पीछे। उसके बाद आते हैं 1500 से 3500 मीटर पर कोणधारी वन। कौन से वन? कोणधारी वन। मुलायम लकड़ियों के वन होते हैं ये, कोणधारी वन पाए जाते हैं। ये इसमें कौन, इनकी लकड़ियां होती हैं कैसी होती हैं? मुलायम होती हैं। या लिख देते हैं ये मुलायम लकड़ी के वन होते हैं, ये मुलायम लकड़ियों के वन, मुलायम लकड़ी के वन। समझ गए आप लोग? एग्जाम्पल में देखेंगे तो इसमें कौन कौन से पेड़ आएंगे? चीड़, देवदार आदि। कौन से? चीड़, देवदार आदि, और भी कई सारे वृक्ष हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही वृक्ष होते हैं। इनकी पत्तियां क्या होती हैं? छोटी होती हैं। कैसे होंगी? छोटी होंगी। आदि छोटी पत्तियों के वृक्ष।
आदि छोटी पत्तियों के वन होते हैं। ये क्या होते हैं? छोटी पत्तियों के वृक्ष होते हैं। ओके सर। अब इसके बाद देखते हैं क्या होगा। जो अगले वन पाए जाएंगे हमारे होंगे, कहाँ तक थे ये? 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक। अब इसके बाद जो वन होंगे हमारे 3500 से 4500 मीटर तक। कहाँ तक? 3500 से 4500, यानी कि 3500 से 4500 मीटर्स तक। ओके। कौन से? अल्पाइन वन। कौन से होंगे? अल्पाइन वन। अल्पाइन वन। कौन से वन होंगे? अल्पाइन वन होंगे। इनके जो एग्जाम्पल हैं वो, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? चिनार व अखरोट। अखरोट आदि के वन होंगे। कौन कौन से? चिनार और अखरोट। अखरोट के जो वृक्ष पाए जाएंगे यहाँ पे पाए जाएंगे आपके। ये हो गया हमारा माउंटेन फॉरेस्ट, यानी कि पर्वतीय वन, जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। समझ गए आप लोग? ओके सर। अब देखते हैं अपना अगला टॉपिक, अगला पॉइंट, यानी कि अगला वन। अगला वन हमारा कौन सा है? मैंग्रोव वन, यानी कि ज्वारी वन। 5वां नंबर क्या हो जाएगा हमारा? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है। ओके सर। इसकी जो विशेषता है, ये कहाँ पाए जाएंगे आपके? ये जो आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मिलन होता है, कहाँ पे? बांग्लादेश में। उनकी संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। इसमें जो पाया जाता है, डेल्टा जो पाया जाता है, उसको कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का जो डेल्टा होता है, दो नदियों के बीच में, हुगली और मेघना नदियों के बीच में है। समझ गए? हुगली जो है सबसे बदनाम नदी है। किस लिए बदनाम है? अपनी रास्ते बदलने की नीति जो है, रणनीति उसकी जो है, उस वजह से उसको सबसे बदनाम नदी कहा जाता है। आपका जो पश्चिम बंगाल का शहर है, जो हावड़ा ब्रिज है ना, वो हुगली नदी पे स्थित है। तो क्या होगा इसका? कहां पाए जाएंगे? सुंदरवन वाला डेल्टा जो है आपका, वहां पे पाए जाएंगे। ठीक है। ओके सर। तो ये कैसे होंगे? दलदली वन। कैसे होते हैं ये? दलदली वन। ये वन कैसे होते हैं? दलदली होते हैं सर। ओके सर। उसके बाद आप ये कहां पाए जाएंगे इनकी डेल्टा? गंगा, कृष्णा, गोदावरी जो नदियां हैं आपकी ना, कहां पे हैं? दिखा देते हैं आपको। ये आपका प्रायद्वीपीय भारत का मैप हो गया। इसके अंतर्गत जो आपकी गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई और कावेरी हो गई। यहाँ पे जो है सुंदरवन का डेल्टा अवस्थित है। कहाँ पे है? सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पे? बांग्लादेश में। समझ गए आप लोग? तो ये जो नदियां डेल्टा बनाती हैं, वहां पे क्या जाते हैं? दलदली क्षेत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दलदली क्षेत्र पाए जाते हैं। उसी वजह से इनको क्या कहते हैं? सुंदरवन, मतलब कि मैंग्रोव। जो दलदली वाले क्षेत्र हैं वहां पे मैंग्रोव वन पाए जाएंगे। ठीक है सर। ओके सर। दलदली वन। कौन से वन? दलदली वन पाए जाएंगे। तो कहां कहां पे हैं? गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा आदि नदियों के डेल्टाई क्षेत्र पर, आदि नदियों के डेल्टाई क्षेत्र पर। आपको पता है डेल्टा क्या होते हैं? आपको अच्छी तरह से डेल्टा को परिभाषित करके और उसको बना करके भी दिखाया गया है। मतलब कि वो नदियां जो समुद्र से मिलने पर, यानी कि अपने मुहाने पर अपने द्वारा लाए गए अवसादों को इकट्ठा कर देती है, उनको क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। ठीक। ओके सर। इसके प्रमुख वृक्ष जो होंगे, प्रमुख वृक्ष जो हैं
कौन कौन से हैं? प्रमुख वृक्ष इसके कौन से हैं? मैंग्रोव वृक्ष, दूसरा हो गया सुंदरी, सुंदरी यानी कि सुंदरवन वाले सर्वाधिक जो वृक्ष पाए जाते हैं ना, यही वृक्ष पाए जाते हैं। तीसरा हो गया केवड़ा आदि, इसमें और भी वृक्ष पाए जाते हैं लेकिन मुख्य रूप से यही वृक्ष पाए जाते हैं। सर्वाधिक जरूरी है सुंदरी वृक्ष, जो आपके सुंदरवन वाले क्षेत्र पर पाया जाता है। ठीक है सर। उसके बाद हमारा जो इसकी अंतिम विशेषता है वो है, यह वह क्या करते हैं ना, ये वाले वृक्ष या ये वन समुद्र में जो समुद्री घाट होता है ना, उसको कटने से बचाते हैं, और ये वृक्ष जल से मिलने पर सड़ते नहीं है। क्या होता है? घाटों को कटने से बचाते हैं, समुद्र के कटाव को रोकते हैं, कटाव को रोकते हैं। वह जल से मिलने पर ये वृक्ष क्या करते हैं? सड़ते नहीं हैं। क्या होते हैं? सड़ते नहीं हैं। वह जल से मिलने पर ये वृक्ष सड़ते नहीं हैं, गलते नहीं हैं। ये हमारा हो गया मैंग्रोव फॉरेस्ट की विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं हो गई? क्योंकि ये पाए जाते हैं कहाँ पे? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और गंगा के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं वहां पे इनकी अधिकता पाई जाती है। दलदली वन होते हैं, क्योंकि आपको पढ़ाया गया था, जब आपको दलदली मिट्टी पढ़ाई गई थी तब इनकी विशेषता बताई गई थी, कौन कौन से जगह पे पाए जाते हैं। सर्वाधिक कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल वाला एरिया जो है हमारा ना, वहां पे पाए जाएंगे, क्योंकि वहां पे सुंदरवन का डेल्टा पाया जाता है। प्रमुख वृक्ष जो है मैंग्रोव, सुंदरी, केवड़ा और आदि वृक्ष हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं? समुद्र के कटाव को रोकते हैं। वह जल से मिलने पर इनके पेड़ जो है, वृक्ष जो है, सड़ते गलते नहीं है। ओके सर। अब क्या करते हैं? अब देख लेते हैं इन वृक्षों के मुख्य रूप से ये वन जो हैं कैसे दिखते हैं। कौन सा वन कैसा दिखता है, सुंदर होता है या नहीं सुंदर होता है, ये सारी चीजें देख लेते हैं थोड़ा विस्तार पूर्वक आपको, जिससे और भी आसानी से चीजें समझने में सरलता हो। तो चलिए देखते हैं बाई मैप। ये हमारा जो हो गया सबसे पहले एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट में आप लोग देख रहे हैं ऊंचाई सबसे पहले ये रही, ऊंचाई जो है, ऊंचाई आपको दिखाई गई है। इसमें कई सारे वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी ऊंचाई 10 मीटर से लेकर 60 मीटर तक होती है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ऊंचाई होती है। कौन से हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। आप देखेंगे ये वाला एरिया है ना, इनमें जो प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में? महोगनी, याग्नूस, रबड़ और सिनकोना। ये इन वृक्षों की विशेषता होती है। इनकी ऊंचाई कितनी होती है? 60 मीटर होती है। जमीनी स्तर पर देखेंगे तो इस तरह दिखाई देगा, बहुत सुंदर एरिया दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर। जो आप केरल वाले क्षेत्र में जाएंगे ना, केरल को आप कभी गूगल में सर्च करके एज अ वीडियो देखिएगा यूट्यूब में, तो दिखाई देगी उसकी सुंदरता कैसी है, क्योंकि वहां पे पाए जाते हैं ये वन। भाई अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो ये वन पाए जाएंगे। देख रहे हैं सुंदरता कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। उसके बाद देखते हैं कौन सा है? पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल मोस्ट, मतलब कि आर्द्र पर्णपाती वन। ये है आर्द्र पर्णपाती वन। ये हो गया आपका महुआ, ये आपका महुआ हो गया। ये हो गया सागवान, सागवान वाला वृक्ष हो गया। ये सागवान है, ये महुआ हो गया। जब ये इकट्ठे होते हैं ना, तो इस प्रकार के कुछ इस प्रकार के वन दिखाई देते हैं। ये आप चले जाइए, आप उत्तरी भारत में चले जाइए, तराई क्षेत्र में, भावर वाले क्षेत्र में ना, तो आपको जंगल दिखाई देंगे। तो उसमें इस तरह अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं ना, तो इस तरह के वन आपको दिखाई देंगे, बहुत सुंदर दिखते हैं ये। और जब पत्ते वत्ते गिर जाते हैं इनके, तो इस प्रकार के सूखे सूखे दिखाई देते हैं। पूरी तरह से नहीं दिखाई देते सूखे, कुछ पत्तियां इनमें बची रह जाती हैं। तो ये कौन से वृक्ष हो गए हमारे? आर्द्र पर्णपाती। अब ये है शुष्क पर्णपाती। इनमें तो भैया पूछो मत, ये एकदम जंगल वाला एरिया है। आप चले जाएंगे ना, तो गरम गरम हवाएं लगेंगी और अजीब अजीब सी आवाजें आएंगी पेड़ों में। ये सब कटीले वन होते हैं। देख रहे हैं एकदम से वीरान पड़ा है, कुछ नहीं है यहाँ पे, हरियाली नाम की कोई चीज नहीं, क्योंकि ये शुष्क पर्णपाती हैं। इनकी हवाएं जो है अधिक गर्म होती हैं, यहाँ की हवाएं
जहाँ पे लू वगैरह, जिन एरिया पे लू वगैरह चलती है ना, वहाँ पे इन वृक्षों की अधिकता होती है, इन जंगलों की। देख लिया आप लोग? जी सर। कौन से हैं? शुष्क पर्णपाती वन ऐसे दिखाई देते हैं आपके। देख लीजिए, एकदम वीरान पड़ा है, कोई नहीं आता जाता। उसके बाद आते हैं अपने कटीले वन, झाड़ियां, यानी कि राजस्थान और पंजाब और गुजरात वाला जो एरिया है, रेगिस्तान वाला, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है, ये वाला वन है। ये देख लीजिए, कैक्टस हो गया, नागफनी हो गया, ये बबूल का पेड़ हो गया, ये कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं। उसके बाद हमारा अगला जो है, अगला है, ये है माउंटेन फॉरेस्ट। बहुत ही सुंदर जगह, मतलब कि पूछिए मत, इतनी सुंदरता, जन्नत जो है ना यहीं पे है भैया, एकदम से। यहाँ चले जाएंगे, अलग ही सुकून। आप कितने भी स्ट्रेस में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, यहाँ जाने के बाद एकदम सुकून। क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है, जो यहाँ का वातावरण जो है ना, आदमी को एकदम रिलैक्स कर देता है। देख रहे हैं कितना सुंदर दिख रहा है, एकदम सुंदर दिख रहा है ना? जी सर, पूरी तरह से सुंदर दिख रहा है। आप देख रहे हैं जो ऊंची चोटियां हो जाती हैं, ये यहाँ पे बर्फ है, यहाँ पे कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, आपको पता है। पर्णपाती वन हो गए, कोणधारी हो गए और अल्पाइन हो गए। यहाँ पे 3 प्रकार के पाए जाते हैं। समझ रहे हैं आप? पूरी तरह से दिखाई दे रहा है आपको एक एक चीज। ये जो वृक्ष वाला एरिया है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया है आपका क्या है? जंगल है। यहाँ पे आपके अल्पाइन वन, अंतिम स्टेज क्या होता है? पर्वतीय वन का अंतिम स्टेज क्या होता है? अल्पाइन वन होता है। अल्पाइन वन क्या होता है? 3500 मीटर से लेके 4500 मीटर की ऊंचाई तक अल्पाइन वन पाए जाते हैं। यहीं पे अल्पाइन चारागाह भी पाए जाते हैं, घास के मैदान जो हैं यहीं पे पाए जाते हैं। उसके अगर अधिक ऊंचाई पे जाएंगे तो ये चोटियां देख रहे हैं, बर्फ की चोटियां, उसके ऊपर वन नहीं पाए जाते, क्योंकि इतनी ज्यादा तापमान नीचे चला जाता है कि वहां पे सिर्फ बर्फ होती है, वन नहीं पाए जाते। देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अब आते हैं सबसे सुंदर जगह, मैंग्रोव, मैंग्रोव फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट? मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये इसलिए लिखा है टिडल फॉरेस्ट। टिडल को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्वारी वन कहते हैं। मतलब ज्वारी जो होता है ना, वो टिडल कहलाता है, ये होता है। आप देख रहे हैं ये सुंदरवन, ये डेल्टा वाला एरिया। क्योंकि आपको बताया कि जब डेल्टा निकलता है तो समुद्र में मिलता है तो कई धाराओं में बढ़ जाता है। उसकी आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार आकृति होती है उसकी, ठीक। और ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये लकड़ियां नहीं है, ये पेड़ों की जड़ें। भाई दलदली एरिया है तो पेड़ों की जड़ें क्या कहती हैं? जमीन से ऊपर आ जाती हैं और ऑक्सीजन का श्रावण करती हैं। ऑक्सीजन इनको कहाँ से मिलता है? यहीं से मिलता है, जमीन के बाहर ही। ये देख लीजिए, पेड़ लगे हैं, समुद्र के कटाव को रोक रहे हैं ना, जल जा रहा है, ये इनके वृक्ष हैं, समुद्र के कटाव को रोकते हैं। और ये लकड़ियां सड़ती भी नहीं है, जल में इनको सड़ना भी नहीं है। बहुत ही सुंदर एक जगह होती है। आपको एक मूवी बताते हैं, हो सके तो आप देखिएगा, रॉर मूवी है, जो कि पूरी तरह से सुंदरवन पे बेस है, ठीक ना? पूरी तरह सुंदरवन पे बेस है। आप उसको देखेंगे तो आपको सुंदरवन के बारे में और अच्छी चीजें जानने को मिलेंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, सुंदर मूवी है। तो ये हमारे सारे वन हो गए। अब इनका थोड़ा देख लेते हैं विस्तार पूर्वक, भारत में किस क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं। ओके सर, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। आपका ये वाला एरिया जो है, देख रहे हैं ये वाला एरिया, ये कुछ यहाँ पे है और कुछ अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया पे है। ये वाले वन कौन से हैं आपके? माउंटेन फॉरेस्ट, यानी कि पर्वतीय वन। यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे, नहीं तो हिंदी वाले बोलेंगे सही सर आप ऐसा पढ़ा रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कुछ। क्या हो जाएगा? ये पर्वतीय वन हो जाएंगे। जो उत्तरी भारत का क्षेत्र है, हिमालय वाला एरिया है, पर्वतीय वन हो जाएंगे। और यहाँ पे है ये वाला एरिया, कौन सा है? कटीले वन, जो राजस्थान और पंजाब वाला एरिया है, गुजरात का कुछ क्षेत्र मिलता है उस पे, ये वाला क्षेत्र है, ये वही है, इसी का भाग। जो ग्रीन वाला क्षेत्र है आपका, क्या है? ये कटीले वन वाला क्षेत्र है। कौन सा भाग है? कटीले वन वाला क्षेत्र है। ये क्षेत्र ग्रीन वाला, ब्लू वाला पूरा क्षेत्र कटीले वन वाला है। देख रहे हैं? जी सर, समझ गए। उसके बाद आइए यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट।
एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये वाला एरिया जो हो गया आपका। मैप पे स्पष्ट हो रहा है? नहीं दिखाई दे रहा मैप पे, तो इसका कलर ब्लैक कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छी से समझ में आए। ये रहा ब्लैक वाला एरिया जो हो गया एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि सदाबहार वन। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। देख रहे हैं कहाँ पे पाया जा रहा है? ये पाया जा रहा है केरल और कर्नाटक, गोवा वाला कुछ क्षेत्र है उस एरिया पे। अब जब आप पूर्वी घाट पे आएंगे तो तमिलनाडु वाला कुछ जो क्षेत्र है वहां पे ये पाए जाएंगे। ये सदाबहार वन हो गए। अब देखते हैं ये सदाबहार वन यहाँ पे भी देख रहे हैं आपका नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, और इधर आएंगे थोड़ा पश्चिम बंगाल और आंध्र उड़ीसा वाला कुछ क्षेत्र हो गया, यहाँ पे भी ये वन पाए जाते हैं। अब थोड़ा इसको देख लेते हैं मैंग्रोव वन को। आपको जो मैंग्रोव वाला क्षेत्र है, ये पिंक कलर वाला जो एरिया है ना, ये सब क्या है? मैंग्रोव वाला एरिया है। मैंग्रोव कौन से वन पाए जाएंगे यहाँ पे? मैंग्रोव वन पाए जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो सारे वन देख लिए, लेकिन मुख्य रूप से एक वन आपका भी बचा जा रहा है। कौन सा है? पर्णपाती वन, जो कि सर्वाधिक एरिया पे पाया जाता है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पे आपके पाया जाता है। इसको येलो से कर लेते हैं। इस पे दिखाई दे रहा है? यस सर, दिखाई दे रहा है। तो कहाँ से इसका क्षेत्र? यहाँ से लेकर के ये वाला जो एरिया है आपका ना, ये पूरा है आपका शुष्क पर्णपाती व अर्ध पर्णपाती वाला एरिया है। दिखाई दे रहा है स्पष्ट? क्या है ये? शुष्क व अर्ध पर्णपाती वन। आपके सारे टॉपिक, सारे मैप यहाँ पे जो जो वन जहाँ पे पाए जाते हैं एरिया वाइज सबको दिखाया गया है, कौन से वन कहाँ पे पाए जाते हैं। पहला है पर्वतीय वन जो उत्तरी भारत में पाया जाता है, उसके बाद है आपका कटीले वन जो कि पश्चिमी भारत में पाया जाता है। फिर आते हैं हमारे सदाबहार वन जो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ पे भी है आपका सदाबहार वन, यहाँ पे भी पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा है? रबर व सिंकोना के वृक्ष पाए जाते हैं। ओके सर, तो सारी चीजें आपको स्पष्ट तरीके से दिखा दी गई हैं। ठीक है, तो चलिए फिर खत्म करते हैं आज की क्लास को और मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। नमस्कार।